नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए शरद चंद्र जी की कहानी हरी लक्ष्मी। हमारी कहानियों को रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सुनिए एक कहानी रोज। बात को लेकर इस कहानी की उत्पत्ति हुई वह बहुत छोटी सी है, फिर भी उस छोटी सी बात से हरी लक्ष्मी के जीवन में जो कुछ हो गया वह छोटा भी नहीं, तुच्छ भी नहीं। संसार में ऐसा ही हुआ करता है। बेलपुर के दो शरीक यानी जमींदारों के साझीदार बेलपुर के दो शरीक शांत नदी किनारे जहाज के पास छोटी डोंगी की तरह परस्पर एक दूसरे के पास निरुपद्रव बंधे थे। अकस्मात ना मालूम कहां से एक तूफान उठ खड़ा हुआ। जहाज का रस्सा कटा और लंगर टूटकर अलग हो गया। साथ ही एक क्षण में यह छोटी सी डोंगी ना जाने कैसे नेस्तनाबूद हो गई। कुछ पता ही ढूंढे ना मिला। बेलपुर का तालुका कोई बड़ा नहीं। उठते बैठते रैयतों को मार पीट कर साल में 12,000 से भी ज्यादा वसूली नहीं होती। इसलिए 15.5 आने के हिस्सेदार शिवचरण के सामने 2 पैसे के हिस्सेदार विपिन बिहारी की तुलना अगर जहाज के साथ छोटी डोंगी से की है तो इसमें शायद कोई अतिशयोक्ति न होगी। दूर का नाता होने पर भी है दोनों जाति भाई, और 6-7 पीढ़ी पहले दोनों एक ही मकान में रहते थे। किंतु आज एक का तिमंजिला मकान गांव के सिर पर खड़ा है और दूसरे का जीर्ण मटियाला घर दिन पर दिन जमीन पर बिछ जाने की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। फिर भी इसी तरह दिन कट रहे थे और बाकी के दिन भी विपिन के इसी तरह सुख दुख में चुपचाप कट सकते थे। परंतु जिस बादल के टुकड़े से असमय में तूफान उठ खड़ा हुआ और सब उलट पुलट गया वह इस प्रकार से है। 15.5 आने के हिस्सेदार शिवचरण की पत्नी की सहसा मृत्यु हो जाने पर उनके मित्रों ने कहा, 40-41 क्या कोई उम्र है, तुम दूसरा ब्याह करो। शत्रु पक्ष के लोग सुनकर हंसने लगे। बोले, 40 ही तो शिवचरण को 40 पार पहले ही पार हो चुकी है। मतलब यह है कि दोनों में से कोई भी बात सच नहीं। असल बात यह थी कि बड़े बाबू का दिव्य गोरा हष्टपुष्ट शरीर था। भरे हुए चेहरे पर लोभ का चिन्ह मात्र न था। यथा समय दाढ़ी मूछें न पैदा होने से कुछ सहूलियत तो हो सकती है, पर अड़चने भी काफ़ी होती हैं। उम्र का अंदाज़ा लगाने के बारे में जो नीचे की तरफ नहीं जाना चाहते, ऊपर की ओर वे गिनती के किस कोठे में जाकर ठहरेंगे इसकी उन्हें स्वयं ही कुछ था नहीं मिलती। खैर, कुछ भी हो, धनवान पुरुष का ब्याह किसी भी देश में उम्र के पीछे नहीं रुकता। फिर बंगाल में तो रुकने ही क्यों लगा। करीब 1.5 महीना तो शोक ताप और नहीं करते करते बीत गया। उसके बाद शिवचरण हरी लक्ष्मी को ब्याह कर अपने घर ले आए। कारण शत्रु पक्ष के लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कहते रहें, यह बात माननी ही पड़ेगी कि प्रजापति सचमुच ही उन पर अत्यंत प्रसन्न थे। उन लोगों ने गुपचुप बातचीत की। यह बात नहीं है कि वर की तुलना में नववधु की उम्र बिल्कुल ही असंगत हो, मगर हाँ, 2-1 बाल बच्चे लेकर घर आती तो फिर कहने सुनने की कोई बात ही न रह जाती। लेकिन इस बात को सभी ने स्वीकार किया कि सुंदरी है। मतलब यह है कि साधारणतः बड़ी उम्र की लड़कियों से भी लक्ष्मी की उम्र कुछ ज़्यादा हो गई थी, शायद 19 से कम ना होगी। उसके पिता आधुनिक विचार के सुधारक आदमी हैं। उन्होंने बड़े जतन से लड़की को ज़्यादा उम्र तक शिक्षा देकर मैट्रिक पास कराया था। उनकी इच्छा तो कुछ और ही थी। सिर्फ व्यापार फेल हो जाने और आकस्मिक दरिद्रता आ जाने के कारण ही उन्हें ऐसे सुपात्र को कन्या अर्पण करने के लिए लाचार होना पड़ा था। लक्ष्मी शहर की लड़की ठहरी। पति को उसने 2-4 दिन में पहचान लिया। उसके लिए मुश्किल यह हुई कि आत्मीय स्वजन मिश्रित अनेक परिजनों से घिरे हुए इस बड़े घर में वह जी खोलकर किसी से हिल मिल ना सके। उधर शिवचरण के प्रेम का तो कोई अंत ही ना था। सिर्फ वृद्ध की तरुणी भार्या होने के कारण ही नहीं, उसे मानो एक बारगी ही अमूल्य निधि मिल गई। घर के लोग, नौकर चाकर और औरतें कुछ ठीक ना कर सके कि कैसे उनकी मिजाज पुरसी करे, पर एक बात वह अक्सर सुना करती थी, अब मजली बहू के मुंह पर कालिक लग गई। रूप में, गुण में, विद्या बुद्धि में, हर एक बात में अब उसका गर्व चूर हो गया। मगर इतना
इतना करने पर भी कुछ ना हो सका। 2 महीने के अंदर लक्ष्मी बीमार पड़ गई। इस बीमारी की हालत में ही एक दिन मजली बहू के साथ उसकी भेंट हुई। मजली बहू से मतलब है विपिन की स्त्री से। बड़े घर की नई बहू के बुखार की खबर सुनकर वह देखने आई थी। उम्र में वह शायद 2-3 साल बड़ी ही होगी। इस बात को मन ही मन लक्ष्मी ने भी स्वीकार किया कि वह सुंदरी है, परंतु इस उम्र में भी उसके सारे शरीर पर दरिद्रता की भीषण मार के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। साथ में 6-7 साल का लड़का था, वह भी दुबला पतला। लक्ष्मी आदर के साथ अपने बिछौने पर एक तरफ बैठने के लिए स्थान कर कुछ देर तक चुपचाप उसकी ओर देखती रही। हाथ में 2-2 चूड़ियों के सिवा सारे अंग पर कोई और गहना नहीं। पहनावे में अधमैली लाल किनारी की धोती है, शायद वह उसके पति की होगी। गांव की प्रथा के अनुसार लड़का दिगंबर नहीं था, उसकी भी कमर में एक रंगी हुई छोटी धोती थी। लक्ष्मी ने मजली बहू का हाथ धीरे से अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सौभाग्य से बुखार आ गया, तभी तो आपसे मुलाकात हो सकी, मगर रिश्ते में जेठानी होती हूँ मजली बहू। सुना है कि मजली देवर जी इनसे बहुत छोटे हैं। मजली बहू ने साहस्य मुख से कहा, रिश्ते में छोटी होने पर क्या आप कहा जाता है? लक्ष्मी ने कहा, बस पहले दिन जो कह दिया सो कह दिया, नहीं तो आप कहने वाली मैं नहीं हूँ, मगर तुम भी मुझे जीजी नहीं कह सकती, यह मुझसे बर्दाश्त ना होगा। मेरा नाम लक्ष्मी है। मजली बहू ने कहा, नाम बताने की जरूरत नहीं जीजी, आपको देखते ही मालूम हो जाता है। और मेरा नाम ना मालूम किसने मजाक में रख दिया था? कमला, कहकर वह कौतूहल के साथ जरा हंस दी। हरी लक्ष्मी के जी में आया था कि वह भी प्रतिवाद स्वरूप कहे कि तुम्हारी तरफ देखने से जो तुम्हारा नाम मालूम हो जाता है, परंतु वह इस डर से कहना सीखी कि ऐसा कहना नकल की तरह सुनाई देगा। बोली, हम दोनों के एक ही माने हैं, लेकिन मजली बहू, मैं तुमसे तुम कह सकी, पर तुमसे तो तुम कहते नहीं बना। मजली बहू ने हंसते हुए जवाब दिया, चट से निकलता नहीं मुँह से जीजी, एक उम्र के सिवा आप सभी बातों में मुझसे बड़ी हैं। अभी 2-4 दिन जाने दो, जरूरत पड़ने पर बदलने में कितनी देर लगती है। हरी लक्ष्मी के मुंह पर सहसा इसका प्रत्युत्तर तो नहीं आया, पर वह मन ही मन समझ गई कि यह औरत पहले दिन के परिचय को अधिक घनिष्ठ नहीं करना चाहती। मगर उसके कुछ कहने के पहले ही मजली बहू उठने की तैयारी करके बोली, लो तो अब उठती हूँ जीजी, कल फिर। हरी लक्ष्मी आश्चर्यचकित होकर बोली, अभी से चली जाओगी कैसे? जरा बैठो ना। मजली बहू ने कहा, आप हुक्म करेंगी तो बैठना पड़ेगा, पर आज जाने दीजिए जीजी, उनके आने का समय हो गया है। इतना कहकर वह उठकर खड़ी हो गई और लड़के का हाथ पकड़कर जाने के पहले हंसती हुई बोली, चलती हूँ जीजी, कल जरा सिरदौसी चली आऊँगी। क्यों? यह कहकर वह धीमे से बाहर निकल गई। विपिन की स्त्री के चले जाने पर हरी लक्ष्मी उस तरफ देखती हुई चुपचाप पड़ी रही। अब बुखार नहीं था, पर उसकी ग्लानि बनी हुई थी। फिर भी कुछ देर के लिए वह सब कुछ भूल गई। अब तक गांव भर की इतनी बहू बेटियां आईं जिनका शुमार नहीं, परंतु बगल वाले गरीब घर की इस बहू के साथ उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। वे अपने आप आई और उठना ही नहीं चाहती थी, और बैठने के लिए कहा गया तो फिर कहना ही क्या। उनमें कितनी प्रगल्भता ही, कितनी वाचलता थी, मनोरंजन करने के लिए कितना लज्जाजनक प्रयास था उनका। बोझ से दबा हुआ उनका मन बीच बीच में विद्रोही उठता, परंतु उन्हीं में से अकस्मात यह कौन आकर उसकी रोगशैया के पास कुछ क्षणों के लिए अपना ऐसा परिचय दे गई। उसके मायके की बात पूछने का समय नहीं मिला, परंतु बिना पूछे ही लक्ष्मी ने जाने कैसे समझ गई कि उसकी तरफ वह कलकत्ते की लड़की हरगिज नहीं। इसके लिए विपिन की स्त्री की प्रसिद्धि है कि गांव की रहने वाली होने पर भी वह पढ़ी लिखी है। लक्ष्मी ने सोचा, मुमकिन है कि मजली बहू स्वर के साथ रामायण महाभारत पढ़ सकती हो, पर इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं। जिस पिता ने विपिन जैसे दीन दुखी के साथ अपनी लड़की सौंपी है, उसके लिए कोई घर पर मास्टर रखकर स्कूल में पढ़ाकर पास करके कन्यादान तो किया नहीं होगा। उज्जवल श्याम वर्ण है, पर गोरा तो नहीं कहा जा सकता। रूप की बात छोड़ दो, शिक्षा, संस्कार, अवस्था, किसी भी बात में तो विपिन की स्त्री उसके सामने टिक नहीं सकती। परंतु एक बात में लक्ष्मी ने अपने को मानो उससे छोटा समझा, वह था उसका कंठ स्वर। मानो वह संगीत हो, और बात करने का ढंग तो मानो बिल्कुल मधु से भरा हुआ था, जरा भी जड़ता नहीं। इतनी सहज सरल बातचीत थी उसकी। बातें मानो वह अपने घर में कंठस्थ कर लाई हो। परंतु सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने उसे बांध डाला था वह थी उसकी दूरी।
इस बात को कि वह गरीब घर की बहू है मुंह से ना कहने पर भी इस ढंग से प्रकट करके गई कि मानो यही उसके लिए स्वाभाविक है, मानो इसके सिवा और कुछ उसे शोभा नहीं देता। यह बताने के सिवा और किसी उद्देश्य का उसमें लेश मात्र भी नहीं था कि वह गरीब है पर कंगाल नहीं। एक भले घर की बहू वह दूसरे घर की एक बीमार बहू को देखने आई है। शाम को जब पति देखने आए तब हरी लक्ष्मी ने और बातचीत होने के बाद कहा, उस घर की मझली बहू से आज भेंट हुई थी। किससे? शिवचरण ने कहा। किससे? विपिन की बहू से। हरी लक्ष्मी, हाँ, मेरे भाग्य अच्छे थे जो इतने दिनों के बाद वे खुद ही मुझे देखने आई, पर 5-1 मिनट से ज़्यादा ठहरी नहीं, काम था इसलिए चली गई। शिवचरण, काम? अरे उन लोगों के घर कोई नौकर नौकरानी थोड़े ही है, बासन मांजने से लगाकर बटलोई चढ़ाने तक का सभी काम अपने हाथ से करने पड़ते हैं। भला तुम्हारी तरह पड़े पड़े बैठे बैठे आराम करे तो कर ले तो कोई, एक गिलास पानी तक तो तुम्हें अपने हाथ से भरकर पीना नहीं पड़ता। अपने संबंध में ऐसा मंतव्य हरी लक्ष्मी को बहुत ही बुरा मालूम हुआ, पर यह समझकर वह गुस्सा नहीं हुई कि बात तो उसकी बड़ाई करने के लिए ही कही गई थी, अपमान करने के लिए नहीं। बोली, सुना है कि मझली बहू को बड़ा घमंड है, अपना घर छोड़कर कहीं आती जाती नहीं। शिवचरण ने कहा, जाएगी कैसे? हाथों में 2-2 चूड़ियों के सिवा खाक पत्थर कुछ पास में है? मारे शर्म के मुंह नहीं दिखा सकती। हरी लक्ष्मी ने जरा हंसकर कहा, इसमें शर्म का है कि दुनिया के लोग क्या उसकी देह पर जड़ाऊ गहने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, जो ना देखेंगे तो चींची करते डालेंगे। शिवचरण, जड़ाऊ गहने मैंने तुम्हें दिए हैं, किसी साले के बेटे में वैसे आंखों से देखे हो तो बताओ। अपनी स्त्री को आज तक 2 चूड़ियों के सिवा और कुछ बनवा कर ना दे सका। बाबू, रुपए का बड़ा जोर है, जोर, जूता मारूंगा। और हरी लक्ष्मी शून्य और अत्यंत लज्जित होकर बोली, छी छी छी, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? शिवचरण ने कहा, नहीं नहीं, हमारे पास दबी छिपी बात नहीं, जो कुछ कहूंगा सो साफ साफ कह दूंगा। हरी लक्ष्मी चुपचाप आंखें नीचे पड़ी रही। कहने को और था ही क्या। वे लोग कमजोरों के विरुद्ध अत्यंत असभ्य बात कठोर और कशकश स्वर में कहने को ही स्पष्टवादिता समझते हैं। शिवचरण शांत ना रहा, कहने लगा, बिहार में जो 500 रुपये उधार लिए थे उसके ब्याज असल मिलाकर 700 हो गए हैं, उसका भी कुछ ख्याल है? गरीब है, एक किनारे में पड़ा है, पड़ा रहे, और मैं चाहूँ तो कान पकड़कर निकल बाहर कर सकता हूँ। जो दासी के लायक नहीं वह मेरी स्त्री के सामने घमंड दिखलाती है। हरी लक्ष्मी करवट बदलकर सोई रही। एक तो बीमार थी, उस पर विरक्ति और लज्जा से सारे शरीर के भीतर मानो कपकपी आने लगी। दूसरे दिन दोपहर को घर में मृदु स्वर सुनकर हरी लक्ष्मी ने आंखें खोलकर देखा तो विपिन की स्त्री चुपके से बाहर जा रही है। उसने बुलाकर कहा, मझली बहू, चली जा रही हो जो? मझली बहू ने शर्माते हुए लौट कर कहा, मैंने सोचा कि आप सो रही हैं। आज कैसी तबीयत है जीजी? हरी लक्ष्मी, आज बहुत अच्छी हूँ। कहाँ तुम अपने लल्ला को लाई नहीं? मझली बहू ने कहा, आज वह अचानक सो गया जीजी। अचानक सो गया? इसका मतलब आदत खराब हो जाएगी, इसलिए दिन में उसे सोने नहीं देती जीजी। हरी लक्ष्मी, धाम से उधम करता नहीं फिरता? मझली बहू, करता क्यों नहीं फिरता, मगर दोपहर को सोने की अपेक्षा वह कहीं अच्छा है। और तुम खुद शायद नहीं सोती? नहीं, मझली बहू ने हंसते हुए सिर हिलाकर कहा। हरी लक्ष्मी ने सोचा था कि स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार अब की बार शायद वह अनावश्यक कामों की लंबी सूची सुनाने बैठ जाएगी, मगर उसने ऐसी कोई बात नहीं की। इसके बाद और बातें होने लगी। बात बात में हरी लक्ष्मी ने अपने मायके की बात, भाई बहन की बात, मास्टर साहब की बात, स्कूल की बात, यहाँ तक कि अपने मैट्रिक के पास करने की भी बात कह डाली। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तब उसने स्पष्ट देखा कि मझली बहू श्रोता के लिहाज से चाहे जितनी अच्छी क्यों ना हो, वक्ता के लिहाज से वह कुछ भी नहीं। अपनी बात प्रायः कुछ कही ही नहीं। पहले तो लक्ष्मी को शर्म मालूम हुई, पर उसी वक्त उसे मालूम हुआ कि गपशप करने लायक उसके पास है ही क्या। मगर कल जैसे इस बहू के विरुद्ध उसका मन अप्रसन्न हो उठा था, आज वैसे ही उसे भारी तृप्ति सी मालूम हुई। दीवार पर टंगी हुई कीमती घड़ी में नाना प्रकार के बाजों के साथ 3 बजे। मझली बहू उठ खड़ी हुई और विनय के साथ बोली, जीजी अब चलती हूँ। लक्ष्मी ने कौतूहल के साथ कहा, बहन तुम्हारी क्या 3 बजे तक की छुट्टी रहती है? लाला जी क्या घड़ी देखकर ठीक टाइम से घर आते हैं? मझली बहू ने कहा, नहीं, आज वे घर पर ही हैं। फिर आज जल्दी काहे किया, थोड़ा और बैठो ना।
मजली बहू बैठी नहीं, लेकिन जाने के लिए पैर भी नहीं बढ़ा सकी। आहिस्ता से बोली, जीजी आपने कितनी शिक्षा पाई है, कितना पढ़ा लिखा है। मैं ठहरी गंवई गांव की। तुम्हारा मायका क्या गांव में है? हाँ जीजी, बिल्कुल देहात में। बिना समझे कल क्या कहते क्या कह दिया हो, पर असम्मान करने के लिए नहीं कहा। आप मुझ जैसी जैसी भी कसम खाने को कहेंगी जीजी। हरी लक्ष्मी दंग रह गई। बोली, ऐसा क्यों कहती हो मजली बहू? तुमने तो कल ऐसी कोई बात नहीं कही। मजली बहू ने उसके जवाब में फिर कोई बात नहीं कही, परंतु चल दी कहकर जब वह फिर से विदा लेकर धीरे धीरे जाने लगी, तब उसका कंठ स्वर अकस्मात कुछ और ही तरह का सुनाई दिया। रात को शिवचरण जब घर में आए, तब हरी लक्ष्मी चुपचाप लेटी हुई थी। शरीर अपेक्षाकृत स्वस्थ, मन भी शांत और प्रसन्न था। शिवचरण ने पूछा, कैसी तबीयत है बड़ी बहू? लक्ष्मी उठ बैठी, बोली, अच्छी है। शिवचरण ने कहा, सवेरे की बात मालूम हुई? बच्चों को बुलवाकर सबके सामने ऐसा झाड़ दिया कि जन्म भर ना भूलेगा। मैं बेलपुर का शिवचरण चौधरी हूँ। हाँ। किसे जी? हरी लक्ष्मी डर गई और बोली। शिवचरण ने कहा, विपिन को बुलाकर कह दिया तुम्हारी स्त्री मेरी स्त्री के पास आकर शान दिखा के उसका अपमान कर गई। इतनी हिमाकत उसकी। पाजी नालायक, ओछे घर की लड़की कहीं की। उसके बाल कटवाकर मुंह काला करके गधे पर चढ़ाकर गांव से निकाल बाहर कर सकता हूँ, जानता है? हरी लक्ष्मी का रोग क्लिष्ट चेहरा एक बार की सफेद फक पड़ गया। वह बोली, तुम कहते क्या हो जी? शिवचरण अपनी छाती ठोकर गर्व के साथ कहने लगा, इस गांव में जज समझो, मजिस्ट्रेट समझो और दरोगा या पुलिस, सब कुछ यही बनता है मारने की लकड़ी जिलाने की। सब मेरी मुट्ठी में है। तुम कहो तो कल ही अगर विपिन की बहू आकर तुम्हारे पैर न दबाए तो मैं लाटू चौधरी की पैदाइश नहीं। मैं इस तरह विपिन की बहू को सबके सामने अपमानित और लांछित करने के वर्णन और व्याख्यान में लाटू चौधरी के पुत्र ने अपशब्द और कुशब्दों के व्यय में कोई कसर नहीं रखी और उसके सामने स्तब्ध निर्निमेष दृष्टि से देखती हुई हरी लक्ष्मी का मन कहने लगा, धरती माता फट पड़ो। दूसरी बार की तरुणी भार्या शरीर की रक्षा के लिए शिवचरण सिर्फ एक अपनी देह के सिवा और सब कुछ तो दे सकता था। हरी लक्ष्मी वह देह बेलपुर में ना संभाल सकी। डॉक्टरों ने यह सलाह दी कि हवा पानी बदलना चाहिए। शिवचरण ने अपने 15.5 आने की हैसियत के अनुसार बड़े ठाट बाट से हवा बदलने जाने की तैयारियां शुरू कर दी। यात्रा के शुभ मुहूर्त के दिन गांव के लोग टूट पड़े। सिर्फ आया नहीं तो एक विपिन और उसकी स्त्री। बाहर शिवचरण ना कहने लायक बातें कहने लगा और भीतर बड़ी बुआ ने उग्र रूप धारण कर लिया। बाहर भी स्थाई में स्वर मिलाने वालों की कमी ना रही और भीतर भी उसी तरह बुआ के चीत्कार को बढ़ाने वाली स्त्रियां काफी जुट गई। सिर्फ कुछ नहीं बोली तो वह थी एक हरी लक्ष्मी। मजली बहू के प्रति उसके शोभ और अभिमान की मात्रा किसी से भी कम ना थी और मन ही मन कहने लगी, मेरे बर्बर पति ने कितना भी अन्याय क्यों ना किया हो, मैंने खुद तो कुछ नहीं कहा, परंतु घर की और बाहर की औरतें जो कुछ आज चिल्ला रही थीं, उनके साथ किसी तरह स्वर से स्वर मिलाने में उसे घृणा मालूम होने लगी। जाते समय पालकी का दरवाजा हटा के लक्ष्मी ने उत्सुक दृष्टि से विपिन के टूटे फूटे घर की खिड़की की ओर देखा, परंतु किसी की छाया तक उसे दिखाई न दी। काशी में मकान ठीक कर लिया गया था। वहां की आबहवा के गुण से लक्ष्मी के नष्ट स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति में देर न हुई। 4 महीने बाद जब वह लौटकर आई, तब उसके शरीर की कांति देखकर स्त्रियों की गुप्त ईर्ष्या का ठिकाना न रहा। हेमंत ऋतु आ रही है। दोपहर को मजली बहू बैठी अपने चीर रुग्ण पति के साथ एक ऊनी गुलबंद बुन रही थी। पास ही लड़का बैठा खेल रहा था। वह देखकर चिल्ला उठा, माँ माँ, ताई जी आई। माँ ने हाथ का काम जहाँ का तहाँ छोड़कर चटपट उठकर नमस्कार किया और बैठने के लिए आसन बिछा दिया। फिर खिले हुए चेहरे से कहा, तबीयत ठीक हो गई जीजी? लक्ष्मी, हाँ हाँ हो गई, मगर ठीक नहीं भी हो सकती थी। ऐसा भी तो हो सकता था कि फिर लौट कर ही ना आती। फिर भी जाते समय तुमने जरा भी खोज खबर नहीं ली। रास्ते भर तुम्हारी खिड़की की तरफ देखती हुई गई, जरा एक बार छाया तक न दिखाई दी। मरीज बहन चली जा रही है, जरा मोह भी ना हुआ मजली बहू? ऐसी पत्थर की बनी हो तुम। मजली बहू की आंखें डबडबा आईं, पर मुंह से कोई उत्तर ना निकला। लक्ष्मी ने कहा, मुझसे और चाहे जो कुछ भी दोष हो मजली बहू, मेरा मन तुम्हारी तरह कठोर नहीं है। भगवान ना करे, मगर ऐसे मौके पर मैं तुम्हें बिना देखे ना रह सकती थी।
मजली बहू ने इस आरोप का भी कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ी रही। लक्ष्मी इसके पहले यहाँ और कभी नहीं आई। पहले आज ही उसने इस घर में पैर रखा था। वह इधर उधर फिरकर सब कोठरियां देखने लगी। 100 साल का पुराना टूटा फूटा मकान है। उसमें सिर्फ 3 कोठरियां किसी कदर रहने लायक हैं। दरिद्रता का आवास है। असबाब तो नहीं के बराबर है। दीवारों का चूना झड़ता जा रहा है। मरम्मत कराने की ताकत नहीं, फिर भी अनावश्यक गंदापन कहीं जरा देखने को भी नहीं। छोटे छोटे बिछौने हैं पर साफ सुथरे। 2-4 देवी देवताओं के चित्र टंगे हैं और है मजली बहू के अपने हाथ की शिल्प कला के कुछ नमूने। ज्यादातर ऊन और सूत के काम की चीजें हैं। उनमें ना तो कोई नौसिखिए के हाथ का लाल चोच वाला तोता ही है और ना पचरंगी बिल्ली की सूरत। कीमती फ्रेम में जड़े हुए लाल, नीले, बैगनी, सफेद आदि रंगों के ऊन से बुने हुए वेलकम, स्वागतम या गलत उच्चारण के गीता के श्लोक भी नहीं। लक्ष्मी ने आश्चर्य के साथ पूछा, यह किसकी तस्वीर है मजली बहू? पहचाना हुआ सा चेहरा मालूम होता है। मजली बहू ने शर्माते हुए हंसकर कहा, तिलक महाराज की तस्वीर। देख देख कर बनाने की कोशिश की थी जीजी, पर कुछ बनी नहीं। यह कहते हुए उसने उंगली उठाकर सामने की दीवार पर टंगे हुए भारत के का कौस्तुभ लोकमान्य तिलक का चित्र दिखा दिया। लक्ष्मी बहुत देर तक उस तरफ देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, पहचान नहीं सकी, यह मेरा कसूर है मजली बहू, तुम्हारा नहीं। मुझे सिखा दोगी बहन? यह विद्या अगर सीख सकी तो तुम्हें गुरु मानने में कोई ऐतराज ना होगा। मजली बहू हंसने लगी। उस दिन 3-4 घंटे बाद लक्ष्मी जब लौटी तब यह बात तय कर गई कि वह शिल्प कला सीखने के लिए कल से रोज आया करेगी। आने भी लगी, परंतु 10-15 दिन में वह साफ समझ गई कि वह विद्या सिर्फ कठिन ही नहीं बल्कि सीखने में भी लंबा समय लेगी। एक दिन लक्ष्मी ने कहा, मजली बहू तुम मुझे खूब ध्यान से नहीं सिखाती हो। मजली बहू ने कहा, इनमें तो काफ़ी समय लगेगा जीजी, इससे अच्छा है कि आप और बुनावटें सीखें। लक्ष्मी भीतर ही भीतर गुस्सा हो गई और इसे छिपाते हुए उसने पूछा, तुम्हें सीखने में कितने दिन लगे थे मजली बहू? मजली बहू ने जवाब दिया, मुझे तो किसी ने सिखाया नहीं जीजी, अपनी कोशिश से ही थोड़ा थोड़ा करके। लक्ष्मी ने कहा, इसी से नहीं तो दूसरे से सीखती तो तुम भी तो समय का हिसाब रखती। मुंह से चाहे वह कुछ भी कहे, पर मन ही मन उसने बिना किसी संदेह के अनुभव किया कि मेधा और तीक्ष्ण बुद्धि में इस मजली बहू के सामने वह खड़ी नहीं हो सकती। आज उसके सीखने का काम बढ़ न सका और समय से बहुत पहले ही वह सुई डोरा और पैटर्न लपेट कर चल दी। दूसरे दिन आई नहीं और रोज के आने में यह पहले पहल नागा हुआ। 3-4 दिन के बाद फिर एक दिन हरी लक्ष्मी अपने सुई डोरे का बॉक्स लेकर मजली बहू के घर पहुंची। मजली बहू तब अपने लड़के को रामायण से तस्वीरें दिखा दिखा कर उसकी कथा सुना रही थी। लक्ष्मी को देखते ही उठकर उसने आसन बिछा दिया। उद्वीन कंठ से पूछने लगी, 2-3 दिन नहीं आई, तबीयत ठीक नहीं थी क्या? लक्ष्मी ने गंभीर होकर कहा, नहीं, ऐसे ही 5-6 दिन नहीं आ सकी। मजली बहू ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, 5-6 दिन नहीं आई? शायद इतने दिन हो गए होंगे, पर आज 2 घंटे ज़्यादा रखकर नागों की कसर निकाल देना चाहती हूँ। लक्ष्मी ने कहा, हाँ, लेकिन मान लियो मेरी तबीयत खराब हुई होती मजली बहू, तुम्हें एक बार तो खबर लेनी चाहिए थी। मजली बहू ने शर्माते हुए कहा, लेनी जरूर चाहिए थी, पर घर गृहस्थी के बहुत तरह के काम धंधे हैं, अकेली ठहरी, भेजती किसे बताइए, पर मैं मानती हूँ कसूर हुआ है जीजी। लक्ष्मी मन ही मन खुश हुई। पिछले कई दिन वह अत्यंत अभिमान के कारण ही नहीं आई थी और साथ ही जाऊंगी जाऊंगी करके ही उसने दिन काटे हैं। इस मजली बहू के सिवा सिर्फ घर ही में नहीं बल्कि गांव भर में भी ऐसी कोई नहीं जिससे जी खोलकर वह हिल मिल सके। लड़का अपने मन से तस्वीरें देख रहा था। हरी लक्ष्मी ने उसे बुलाकर कहा, निखिल, यहाँ मेरे पास आना बेटा। उसके पास आने पर लक्ष्मी ने अपना बॉक्स खोलकर एक पतली सोने की जंजीर निकालकर उसके गले में पहना दी और कहा, जाओ खेलो जाकर। माँ का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, आपने जंजीर क्या उसे दे दी? लक्ष्मी ने खिले हुए चेहरे से जवाब दिया, और नहीं तो। मजली बहू ने कहा, आपके देने से ही वह ले लेगा? लक्ष्मी शर्मिंदा उठी, बोली, ताई क्या एक जंजीर भी नहीं दे सकती क्या? मजली बहू, सो मैं नहीं जानती जीजी, पर इतना जरूर जानती हूँ कि माँ होकर मैं उसे लेने नहीं दे सकती। निखिल, उसे उतारकर अपनी ताई जी को दे दो। जीजी, हम लोग गरीब हैं पर भिखारी नहीं। यह बात नहीं कि कोई एक कीमती चीज़ अचानक मिले तो दोनों हाथ पसार कर लेने दौड़े। लक्ष्मी दंग होकर बैठी रही। आज भी उसका मन कहने लगा, पृथ्वी फट पड़ो। जाते समय उसने कहा, लेकिन यह बात तुम्हारे जेठ जी के कानों तक पहुँचेगी मजली बहू? मजली बहू ने कहा,
उनकी बहुत सी बातें मेरे कानों तक आती हैं। मेरी बातें उनके कानों तक पहुंच जाएंगी तो कान अपवित्र नहीं हो जाएंगे। लक्ष्मी ने कहा, अच्छी बात है, आजमा देखने से ही मालूम हो जाएगा। फिर जरा ठहर कर बोली, खामखा अपमानित करने की जरूरत नहीं थी मजली बहू, मैं भी सजा देना जानती हूँ। मजली बहू ने कहा, यह आपकी नाराजगी की बात है, नहीं तो मैंने आपका अपमान नहीं किया है, बल्कि सिर्फ आपको अपने पति का अपमान करने नहीं दिया। इतना समझने की शिक्षा तो आपको मिली है। लक्ष्मी ने कहा, सो मिली है, नहीं मिली तो सिर्फ तुम जैसी गंवई गांव की औरतों से झगड़ने की शिक्षा। मजली बहू ने इस कटुक्ति का जवाब नहीं दिया, चुप बनी रही। लक्ष्मी चलने की तैयारी करके बोली, इस जंजीर की कीमत चाहे कुछ भी हो, मैंने लड़के को प्यार से ही दी थी, तुम्हारे पति के कष्ट दूर करने के ख्याल से कतई नहीं। मजली बहू, तुमने बस इतना ही सीख रखा है कि बड़े आदमी मात्र ही गरीबों का अपमान करते फिरते हैं, वे प्यार भी तो कर सकते हैं, यह तुमने नहीं सीखा। सीखना जरूरी है, मगर फिर जाकर हाथ पैर छूती मत फिरना। इसके जवाब में मजली बहू ने सिर्फ जरा मुस्कुरा कर कहा, नहीं जीजी, इसकी चिंता तुम मत करो। बाढ़ के दबाव से मिट्टी का बांध टूटना शुरू होता है, तब उसकी मामूली सी शुरुआत देखकर कल्पना भी नहीं की जा सकती कि लगातार चलने वाली पानी की धारा इतने कम समय के अंदर ही उस टूटन को इतना भयंकर और ऐसा विशाल बना देगी। ठीक यही बात हरी लक्ष्मी के बारे में हुई। पति के पास जब उसने विपिन और उसकी स्त्री के विरुद्ध आरोप की बातें खत्म की, तब उसके परिणाम की कल्पना करके वह स्वयं ही डर गई। झूठ कहने का उसका स्वभाव नहीं, और कहना भी चाहे तो उसकी शिक्षा और मर्यादा उसके बाधक होती है, परंतु इस बात को वह खुद भी न समझ पाई कि दुर्निवार जल स्रोत की तरह जो बातें झोंक में उसके मुंह से जबरदस्ती निकल गई, इनमें से बहुत सी सच्ची नहीं थी। पर इस बात को समझना भी उसे बाकी न रहा कि उसकी गति को रोकना उसके बूते के बाहर की बात थी। सिर्फ एक विषय में वह ठीक इतना नहीं जानती थी, यानी अपने पति के स्वभाव से वह पूरी तरह परिचित नहीं थी। उसके पति का स्वभाव जैसा निष्ठुर था, वैसा ही प्रतिहिंसा परायण और उतना ही बर्बर। इस बात को मानो वह जानता ही नहीं कि किसी को कष्ट देने की सीमा कहाँ तक है। आज शिवचरण उछला कूदा नहीं, सब सुनकर सिर्फ इतना ही बोला, अच्छा 5-6 महीने बाद देखना, यही ठीक समझ लेना, दूसरा साल ना आने पाएगा। अपमान और लांछना की आग हरी लक्ष्मी के हृदय में जल रही थी। इस बात को वह वास्तव में चाहती थी कि विपिन की स्त्री को खूब अच्छी तरह सजा मिले, परंतु शिवचरण के बाहर चले जाने पर उसके मुंह की इस मामूली सी बात को मनी मन दोहराने से हरी लक्ष्मी के मन में शांति नहीं मिली। उसे ऐसा मालूम होने लगा जैसे कहीं कुछ भारी ही खराबी हो गई है। कुछ दिन बाद किसी बातचीत के सिलसिले में हरी लक्ष्मी ने पति से मुस्कुराते हुए पूछा, उन लोगों के बारे में कुछ किया कराया क्या? किन लोगों के बारे में? अरे विपिन लाला जी के बारे में। शिवचरण ने निष्प्रह भाव से कहा, क्या करता और कर भी क्या सकता हूँ, मैं मामूली आदमी जो ठहरा। इसके माने? हरी लक्ष्मी ने उद्विग्न होकर पूछा। शिवचरण ने कहा, मजली बहू कहा करती है ना कि राज्य तो जेठ जी का नहीं है, अंग्रेज सरकार का है। हरी लक्ष्मी, ऐसा कहा क्या? लेकिन अच्छा क्या? स्त्री ने जरा संदेह प्रकट करते हुए कहा, लेकिन मजली बहू तो ठीक इस तरह की बात कभी नहीं कहती, बहुत चालाक है क्या? बहुत से लोग शायद बात बढ़ा चढ़ाकर चुगली भी कर दिया करते हैं। शिवचरण ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, मगर यह बात तो मैंने अपने कानों से सुनी है। हरी लक्ष्मी को इस बात पर विश्वास न हुआ, पर उस समय के लिए पति का मनोरंजन करने के ख्याल से सहसा गुस्सा दिखाती हुई बोली, कहते क्या हो, इतना घमंड? मुझे तो खैर जो कुछ कहा, लेकिन जेठ लगते हो, तुम्हारी तो जरा इज्जत करनी चाहिए थी। शिवचरण ने कहा, हिंदुओं के घर ऐसा भी हो तो समझते हैं, पढ़ी लिखी विद्वान औरत ठहरी ना इसी से, पर मेरा अपमान करके कोई भी बच नहीं सकता। बाहर जरा काम है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर शिवचरण बाहर चल दिया। बात को जिस तरह हरी लक्ष्मी कहना चाहती थी उस तरह कह न सकी, बल्कि वह उल्टी हो गई। पति के चले जाने पर रह रहकर उसे इस बात का ख्याल होने लगा। बाहर की बैठक में जाकर शिवचरण ने विपिन को बुलाकर कहा, 5-7 साल में तुमसे कह रहा हूँ विपिन, अपने मवेशियों को यहाँ से हटा लो, रात का सोना मेरे लिए हराम हो गया, सो क्या तुमने मेरी बात ना सुनना ही तय कर लिया है? विपिन ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैंने तो एक बार भी नहीं सुना भैया। शिवचरण ने बड़ी आसानी के साथ कहा, कम से कम 10 बार तो मैंने अपने मुंह से कहा है तुमसे, तुम्हें याद ना रहे कोई नुकसान नहीं, पर इतनी बड़ी जमींदारी का जो शासन करता है उसकी बात भूल जाने से तो काम नहीं चल सकता। खैर कुछ भी हो, तुम्हें खुद इस बात की अकल होनी चाहिए कि दूसरी जगह से कैसे इतने दिनों तक मवेशी बांधे जा सकते हैं।
कल ही वहाँ से सब हटा हटू लो, मुझे फुर्सत न मिलेगी, तुम्हें यह अंतिम बार बता दिया मैंने। विपिन के मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलती। उस पर अकस्मात इस परम आश्चर्यकारी प्रस्ताव के सामने वह एक बारगी अभिभूत हो गया। अपने बाबा के जमाने में उस जगह को वह अपनी ही समझता आ रहा है। इतनी बड़ी झूठी बात का वह प्रतिवाद तक न कर सका। वह दूसरे की है, चुपचाप घर चला आया। उसकी स्त्री ने सब बातें सुनकर कहा, पर राज की अदालती तो खुली है। विपिन चुप रहा। वह चाहे भला आदमी क्यों ना हो, इस बात को जानता था कि अंग्रेजी राज्य की अदालत का विशाल द्वार कितना भी खुला हुआ क्यों ना हो, गरीबों के घुसने लायक रास्ता उसमें जरा भी खुला नहीं। आखिर वही हुआ जो होना था। दूसरे दिन बड़े बाबू आए और उन्होंने पुरानी टूटी फूटी गौशाला को तोड़कर उस जगह लंबी दीवार से घेर दिया। विपिन थाने में जाकर खबर दे आया, मगर आश्चर्य की शिवचरण की पुरानी ईंटों की नई दीवार जब तक पूरी नहीं बन गई तब तक एक लाल पगड़ी उसके सामने नहीं फटकी। विपिन की स्त्री ने हाथ की चूड़ियां बेचकर अदालत में नालिश की, पर उसके सिर्फ चूड़ियां चली गईं और कुछ नहीं हुआ। रिश्ते में विपिन की बुआ लगने वाली एक शुभाकांक्षिनी ने इस विपत्ति में विपिन की स्त्री को हरी लक्ष्मी के पास जाने की सलाह दी। इस पर उसने शायद कह दिया था कि शेर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा होने से फायदा क्या बुआ जी, प्राण तो जाने को है, सो जाएंगे ही, ऊपर से अपमान और हाथ लगेगा। यह बात हरी लक्ष्मी के कानों में पड़ी तो वह चुप रही। किसी तरह का उत्तर देने की उसने कोशिश नहीं की। काशी से हवा पानी बदलकर आने के बाद एक दिन के लिए भी उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रही। यह घटना के महीने भर बाद उसे फिर बुखार आने लगा। कुछ दिन तक गांव में ही इलाज होता रहा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तब डॉक्टर की सलाह से उसे फिर बाहर जाने के लिए तैयारियां करनी पड़ी। अनेक प्रकार के कामकाजों के मारे अब की शिवचरण का जाना ना हो सका। वह गांव में ही रहा। जाते समय लक्ष्मी अपने पति से एक बात कहने के लिए भीतर ही भीतर फड़फड़ाती रही, पर किसी तरह मुंह खोलकर उस आदमी के सामने बात कह ना सकी। उसे बार बार ऐसा मालूम होने लगा कि इनसे अनुरोध करना व्यर्थ है। इसके माने ये नहीं समझ सकते। हरी लक्ष्मी के रोगग्रस्त शरीर को पूर्णतया निरोग होने में अब की कुछ लंबा समय लगा। करीब 1 साल बाद वह बेलपुर वापस आई। वह सिर्फ जमींदार की लाडली स्त्री तो नहीं थी, इतने बड़े घर की मालकिन भी तो है। इसलिए मोहल्ले की औरतों के झुंड उसे देखने आए। जो संबंध में बड़ी थी उन लोगों ने आशीर्वाद दिया, और जो छोटी थी उन्होंने पाँव छुए। आई नहीं तो सिर्फ और सिर्फ विपिन की स्त्री। इस बात को हरी लक्ष्मी जानती थी कि वह नहीं आएगी। इस 1 साल के अंदर विपिन के घर के लोग किस तरह रहे, फौजदारी और दीवानी मामले जो उनके विरुद्ध चल रहे थे उनका क्या नतीजा हुआ, इनसे कोई भी खबर उसने किसी से जानने की कोशिश नहीं की। शिवचरण कभी घर पर और कभी पश्चिम में जाकर स्त्री के साथ रहा करता था। जब जब पति से भेंट हुई तब हरी लक्ष्मी के मन में सबसे पहले इन लोगों के बारे में जानने की इच्छा हुई, परंतु फिर भी एक दिन भी उसने पति से कोई बात नहीं पूछी। पूछते हुए डर लगता था। सोचती, इतने दिनों में कुछ न कुछ निपटारा तो हो ही गया होगा, और शायद इनके क्रोध में अब उतनी तेजी नहीं रही। इस आशंका से कि पूछताछ करने से फिर कहीं पहले का घाव ताज़ा ना हो जाए, वह ऐसा भाव धारण किए रहती जैसे उन सब तुच्छ बातों की अब उसे याद ही नहीं। उधर शिवचरण भी अपनी तरफ से किसी दिन विपिन की बात नहीं छेड़ता। इस बात को अब वह हरी लक्ष्मी से छिपाई ही नहीं रखता कि अपनी स्त्री के अपमान की बात वह भूला नहीं है, बल्कि उसकी अनुपस्थिति में इसका काफ़ी इंतजाम उसने कर रखा है। उसके मन में साध थी कि लक्ष्मी घर जाकर अपनी आंखों से ही सब देख भाल ले और तब मारे आनंद के फूल ही ना समाये। ज़्यादा दिन चढ़ने के पहले ही बुआ जी की बारंबार स्नेहपूर्ण ताड़ना से लक्ष्मी अब नहा धोकर निश्चिंत हुई तो बुआ जी ने उत्कंठा प्रकट करते हुए कहा, अभी तुम्हारा शरीर कमजोर ठहरा बहुरानी, तुम अब नीचे ना आओ, यहीं तुम्हारे लिए थाली परसवा कर मंगवाई देती हूँ। लक्ष्मी ने आपत्ति करते हुए हंसकर कहा, मेरा शरीर पहले जैसा ठीक हो गया है बुआ जी, मैं नीचे जाकर रसोई में खाऊंगी, ऊपर ढोकर लाने की जरूरत नहीं, चलो नीचे ही चलती हूँ। बुआ जी ने शिबू की तरफ से मनाही है कहते हुए उसे रोक दिया। उनका हुक्म पाकर नौकरानी जगह साफ करके आसन बिछा गई। दूसरे ही क्षण मिश्रानी भोजन लेकर हाजिर हुई। उसके थाली रखकर चले जाने पर लक्ष्मी ने आसन पर बैठते हुए पूछा, ये मिश्रानी जी कौन सी हैं बुआ जी, पहले तो कभी नहीं देखा इन्हें। बुआ ने हंसकर कहा, पहचान न सकी बहुरानी, यह तो अपने विपिन की बहू है। लक्ष्मी स्तब्ध होकर बैठी रह गई। मन ही मन समझ गई, उसे एकाएक आश्चर्यचकित कर देने के लिए इतना षड्यंत्र करके इस तरह छिपा रखा गया था।
कुछ देर में अपने को संभाल कर वह जिज्ञासु मुख से बुआ जी की तरफ देखने लगी। बुआ जी ने कहा, विपिन मर गया है, सुन तो लिया होगा। लक्ष्मी ने कुछ भी नहीं सुना था, परंतु अभी तुरंत जो थाली परस गई उसकी तरफ देखते ही यह बात मालूम हो जाती है कि वह विधवा है। उसने सिर हिलाकर कह दिया, हाँ। बुआ जी ने बाकी घटना का वर्णन करते हुए कहा, वह जो कुछ बचा कुचा था, खाक धूल सो सब मुकदमेबाजी में स्वाहा करके विपिन तो मर गया। अरे जब देखा कि बाकी रुपये चुकाने में मकान भी हाथ से जाता है, तब हम ही लोगों ने सलाह दी, मजली बहू साल 2 साल अपनी देह से मेहनत करके रुपए चुका दे, जिससे तेरे लड़के के लिए कम से कम बैठने के लिए तो जगह बची रहे। लक्ष्मी अपने सफ़ेद फक चेहरे से उसी तरह पलकहीन नेत्रों से चुपचाप देखती रह गई। बुआ जी ने सहसा गले का स्वर धीमा करके कहा, फिर भी मैंने एक बार उसे अलग ले जाकर कहा था कि मजली बहू जो होना था सो हो गया। अब उधार उधर करके जैसे बने एक बार काशी जाकर बड़ी बहू के पैरों पड़ा। लड़के को उनके पैरों पर डालकर कहना, जीजी इसका तो कोई कसूर नहीं, इसे बचाओ। बात करते करते बुआ जी आंखों में आंसू पहुँचते हुए बोली, मगर बंदी सिर नीचा किए हुए मुंह बंद करके बैठी रही। उसने हाँ ना कुछ जवाब नहीं दिया। हरी लक्ष्मी समझ गई, इसका सारा का सारा पाप मेरे ही सिर आ पड़ा है। उसके मुंह अन्न व्यंजन सबका सब कड़वा जहर हो गया। फिर वह एक गस्सा भी ना निकल सकी। बुआ जी किसी काम से थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले गए। लौटकर जब उन्होंने लक्ष्मी की थाली की दशा देखी तो चंचल उठी, जोर से पुकारने लगी, विपिन की बहू, ओ विपिन की बहू। विपिन की बहू के दरवाजे के बाहर आकर खड़ी होते ही वे जोर से बिगड़ पड़ी। इसके बाद ही कुछ क्षण पहले करुणा के मारे उनकी आंखों में जो आंसू भर आते तुरंत ही ना जाने कहाँ उड़ गए। तीक्ष्ण स्वर में कहने लगी, ऐसी लापरवाही से काम करने से तो नहीं चल सकता विपिन की बहू। बहुरानी एक दाना मुंह में न दे सकी, ऐसी बुरी रसोई बनाई है। दरवाजे के बाहर से इस तिरस्कार का कोई जवाब नहीं आया, परंतु दूसरे के अपमान के बाहर से लज्जा और वेदना के मारे हरी लक्ष्मी का अपने कमरे के ही भीतर सिर नीचा हो गया। बुआ जी ने फिर कहा, नौकरी करने चली हो तो चीज बस्त कर बिगाड़ से काम ना चलेगा बेटी। और भी 5 जनी जैसे काम करती है, तुम्हें भी वैसे ही करना चाहिए, सो कहे देती हूँ। विपिन की स्त्री ने अब की बार धीरे से कहा, जी जान से कोशिश तो ऐसी ही करती हूँ बुआ जी, आज मालूम नहीं ऐसा क्या हो गया। इतना कहकर उसके नीचे चले जाने पर लक्ष्मी के उठकर खड़े होते बुआ जी ने हाय हाय कर उठे। लक्ष्मी ने मुलायम स्वर में कहा, क्यों अफसोस करती हो बुआ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इससे नहीं खा सकी। मजली बहू की रसोई में कोई खराबी नहीं है। हाथ मुंह धोकर हरी लक्ष्मी अपने एकांत कमरे में गई तो उसका दम सा घुटने लगा। सब तरह का अपमान सहते हुए भी शायद विपिन की स्त्री का इस घर में नौकरी करना चल सकता है, पर आज के बाद गृहिणीपन का व्यर्थ श्रम करके इस घर में उसके दिन कैसे बीतेंगे। मजली बहू के लिए तो फिर भी एक सांत्वना है, बिना कसूर के दुख सहने की सांत्वना, परंतु स्वयं लक्ष्मी के लिए कहाँ क्या बाकी रह गया है। रात को लक्ष्मी पति के साथ क्या बात करती, उससे अच्छी तरह उनकी तरफ देखा भी नहीं गया। आज उसके मुँह से एक शब्द से विपिन की स्त्री का सब दुख दूर हो सकता था, किंतु निरुपाय अबला नारी से जो आदमी इतना जबरदस्त बदला ले सकता है, जिसके पौरुष में यह बात खटकती तक नहीं, उससे भीख मांगने की हीनता स्वीकार करने में लक्ष्मी को किस कदर प्रवृत्ति नहीं हुई। शिवचरण ने जरा हंसकर पूछा, मजली बहू से भेंट हुई, कहो कैसी रसोई बनाती है। हरी लक्ष्मी जवाब न दे सकी। वह सोचने लगी, यही आदमी उसका पति है और जिंदगी भर इसी के साथ रहकर घर गृहस्थी चलानी होगी। सोचते सोचते उसका मन कहने लगा, पृथ्वी फट पड़ो। दूसरे दिन सवेरे उठते ही लक्ष्मी ने दासी के द्वारा बुआ जी को कहला भेजा, उसे बुखार आ गया, वह कुछ नहीं खाएगी। बुआ जी ने उसके कमरे में आकर जिरह करते करते नाक में दम कर दिया। उसके चेहरे के रुख से और कंठ स्वर से उन्हें ना जाने कैसा एक संदेह सा हो गया। उनकी बहुरानी शायद कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। बोली, लेकिन तुम्हें तो सचमुच बुखार आया नहीं बहुरानी। लक्ष्मी ने सिर हिलाकर जोर से कहा, मुझे बुखार है, मैं कुछ ना खाऊंगी। डॉक्टर के आने पर उसे बाहर से ही विदा करते हुए कहा, आप तो जानते हैं आपकी दवा से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होता, आप चाहिए। शिवचरण ने आकर बहुत कुछ पूछा ताछा, पर किसी भी बात का उसे उत्तर नहीं मिला। और भी 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। तब घर के सभी लोग ना जाने कैसी अज्ञात आशंका से भर उठे। उस दिन के करीब तीसरे पहर लक्ष्मी गुसल खाने से निकलकर चुपचाप दबे पांव आंगन के एक किनारे के ऊपर आ रही थी। बुआ जी रसोई घर के बरामदे से उसे देखकर चिल्ला उठी, देखो बहुरानी, विपिन की बहू की करतूत देखो। ए मजली बहू अंत में चोरी करने पर उतर आई। हरी लक्ष्मी पास आकर खड़ी हो गई। मजली बहू जमीन पर चुपचाप नीचा मुंह किए बैठी थी। एक बर्तन में कुछ खाना अंगोछे से ढका रखा था। बुआ जी ने उसे दिखाते हुए कहा,
तुम ही बताओ बहू रानी, इतना भात और तरकारी एक आदमी खा सकता है? घर के लिए जा रही है, लड़के के लिए, जबकि बार बार इसे मना कर दिया गया है। शिवचरण के कान में भनक पड़ने पर तो खैर नहीं, गर्दन पकड़कर निकाल बाहर कर देगा। बहू रानी तुम मालकिन हो, तुम ही इसका न्याय कर दो। इतना कहकर बुआ जी ने मानो अपना एक कर्तव्य समाप्त कर दिया। बुआ जी की चीत्कार सुनकर घर के नौकर नौकरानी और भी लोग बाग जो जहाँ थे सब आकर इकट्ठे हो गए और तमाशा देखने लगे। उन सबके बीच में बैठी थी उस घर की मझली बहू और उनकी मालकिन यानी इस घर की गृहिणी। लक्ष्मी को इस बात का स्वप्न में भी ख्याल ना था कि इतनी छोटी इतनी तुच्छ चीज के बारे में इतना बड़ा भद्दा कांड हो सकता है। अभियोग का जवाब तो क्या देती, मारे अपमान अभिमान और लज्जा के वह मुंह भी ना उठा सकी। लज्जा और किसी के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए थी। आंखों से उसके आंसू गिरने लगे। उसे मालूम होने लगा कि इतने लोगों के सामने वही मानो पकड़ी गई है और विपिन की बहू उसका विचार करने बैठी है। 2-3 मिनट तक इसी तरह रहकर सहसा बड़ी कोशिश से अपने को संभाल कर लक्ष्मी ने कहा, बुआ जी तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। उसका इशारा पाते ही सब लोग चले गए। तब लक्ष्मी धीरे से मझली बहू के पास आकर बैठ गई। फिर हाथ से उसका मुंह उठाकर देखा। उसकी भी दोनों आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। लक्ष्मी बोली, मझली बहू मैं तुम्हारी जीजी हूँ। इतना कहकर उसने अपने आंचल से उसके आंसू पोंछ दिए।